गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप? एक दो दिनों से मैं आपको जो ये टॉपिक है रिसर्च डिजाइन ये पढ़ा रही हूँ, लेकिन किसी ना किसी कारण हमारी जो लाइव क्लास है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही है। आज इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम की वजह से लाइव क्लास मेरी कंप्लीट नहीं हो पाई। तो मैंने ये सोचा कि मैं तुम्हारे लिए पूरे इस टॉपिक पे, रिसर्च डिजाइन पे, एक अलग से वीडियो बना देती हूँ। कल हम लाइव क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? तो हमारा जो ये टॉपिक है, सबसे बड़ी बात, यूजीसी नेट की और जो उत्तराखंड सेट की जो हमारी सेकंड यूनिट है, रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, पूरा ये पेपर का नाम है। इसमें जो रिसर्च एप्टीट्यूड में सेकंड पार्ट आता है, उस सेकंड पार्ट में ये रिसर्च डिजाइन, शोध के बारे में पूछा गया है, जैसे एक्सप्लोरेटरी, वर्णनात्मक, अन्वेषणात्मक, इसके बारे में पूछा गया है। तो आज हम इसी को पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, ये सिर्फ यूजीसी नेट और सेट के लिए नहीं है। ध्यान से समझिएगा, यदि आप रिसर्च स्कॉलर हैं, यदि आप कोई रिसर्च करने जा रहे हैं, तो ये आपके लिए वीडियो बेस्ट है। साथ ही साथ यदि आप बीए के स्टूडेंट हैं, बीए में जो रिसर्च का पेपर आता है बच्चों, उस रिसर्च के पेपर में ये शोध प्रारूप, रिसर्च डिजाइन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ हमारे एमए फर्स्ट सेम, हमारे सेकंड सेम और थर्ड सेम में जो हमारे रिसर्च है, रिसर्च में ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो इस बार मैं पीपीटी के माध्यम से अपनी इस वीडियो को लेकर आई हूं। आशा करती हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगी। तो लास्ट तक देखिएगा। साथ ही साथ बच्चों, मेरी वीडियो को मेरे चैनल तक प्लीज तुमसे रिक्वेस्ट है, दूसरे बच्चों तक जरूर पहुंचाना। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं हम। शोध प्रारूप, शोध प्ररचना जिसे कहते हैं, या रिसर्च डिजाइन। ठीक है स्टूडेंट, जो हम बात कर रहे हैं शोध प्ररचना की, यहाँ आप देख सकते हैं शोध प्ररचना, इसे रिसर्च डिजाइन इंग्लिश में बोला जाता है। साथ ही साथ शोध प्रारूप इसके लिए यूज होता है, शोध प्रारूप, या फिर कई बार अनुसंधान प्रारूप भी इसको बोला जाता है। इसके नाम से तुम पजल मत हो जाना। अनुसंधान प्रारूप या अनुसंधान प्ररचना, इसके कई नाम हैं। इंग्लिश में इसका नाम है रिसर्च डिजाइन। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, जो ऐसा माना जाता है कोई भी शोध उद्देश्य विहीन नहीं होता। उद्देश्य विहीन कहते हैं ऑब्जेक्ट से लेस, मतलब किसी ना किसी लक्ष्य की प्राप्ति करना, प्रत्येक शोध का जो होता है वो उद्देश्य होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं लाइव क्लास में भी बता रही थी कि जब जिस समय कोरोना फैला, उस कोरोना के ऊपर रिसर्च हुए और वैक्सीन बनाने के लिए रिसर्च हुए। वैक्सीन बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। उसका प्रमुख उद्देश्य था कि कहीं ना कहीं हम इस कोरोना की बीमारी से पार पा लें या जीत हासिल कर सके। जिस कदर सेकंड जो वेव आई थी, दूसरी लहर में लोगों की मृत्यु हुई, लोग तड़प रहे थे, उन्हें मिल नहीं रहा था इलाज। तो कहीं ना कहीं जो रिसर्च हुए, उन रिसर्च का जो प्रमुख लक्ष्य था, वो लक्ष्य था इस बीमारी से छुटकारा पाना। तो जो कोई भी जब रिसर्च होता है, ये तो मैं कोरोना की बात कर रही थी। अगर मैं सोशल रिसर्च या अपने जो हमारे रिसर्च के स्टूडेंट हैं जो पीएचडी करने जाते हैं, आप जब भी कभी रिसर्च करने जाते हो, तो आपके कोई ना कोई उद्देश्य होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं कि आप शोध क्यों कर रहे हैं। कई बार मैंने देखा है कुमाऊं के और गढ़वाल के वाद्य यंत्रों पे, वाद्य यंत्र मतलब इंस्ट्रूमेंट, प्रियंका मेरी म्यूजिक की स्टूडेंट है, वो मेरे साथ यहाँ इस क्लासरूम में जुड़ी हुई है। तो बेटा समझो, देखो, जैसे वाद्य यंत्रों पे यूरोप के लोग रिसर्च कर रहे हैं। उनका उद्देश्य क्या है? लोक संस्कृति से परिचित होना, उनके बारे में जानना और उन्हें स्प्रेड करना, दूसरे देशों तक जाना। क्या आप यकीन मानेंगे, जो हमारा ढोल है, ढोल पंजाबी लोग या पंजाबी गिद्दा भांगड़ा में प्रयोग होता है, लेकिन आज इस ढोल को पूरे इंडिया में, चाहे वो केरल हो, बंगाल हो, चाहे विदेशों तक में बहुत पसंद किया जाता है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, जो शोध होता है, कोई भी जो रिसर्च होता है, उसका प्रमुख उद्देश्य होता है किसी लक्ष्य को प्राप्त करना। वो किस लक्ष्य के माध्यम से शोध की उद्देश्य क्या होती है, पूर्ति सरल हो जाती है, जिसे मैंने लिखा भी। देखिए, कोई भी शोध उद्देश्य भी नहीं होता, कोई ना कोई लक्ष्य की प्राप्ति
प्रत्येक शोध का उद्देश्य होता है। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए शोध कार्य को इस प्रकार आयोजित की जाता है कि उद्देश्य की पूर्ति सरल हो। कहने का मतलब, आपने देखा भी होगा, अभी नेक्स्ट पार्ट में थीसिस राइटिंग बताऊंगी मैं तुम्हें कि शोध ग्रंथ कैसे लिखा जाता है। ये तुम्हारे यूजीसी नेट सेट सबका हिस्सा है। सबसे बड़ी बात, जब आप कोई शोध करने जाते हैं तो सबसे पहले आप रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव इन द सेंस, जैसे कि मैं तुमसे बताऊं, किसी कार्य को करने से पहले उसकी कार्य की रूपरेखा बना लेना। जैसे यहाँ अगर मैं डेफिनेशन में चर्चा करूं, एकॉफ की डेफिनेशन में है, निर्णय क्रियान्वित करने की स्थिति आने से पूर्व ही निर्णय निर्धारित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शोध प्ररचना। कहने का मतलब, जैसे किसी काम को करने से पहले उस काम को पहले निर्धारित कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, एक तरह से रूपरेखा बनाना, ड्राफ्टिंग बनाना। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आप कहीं यात्रा पर जा रहे हैं। चूंकि मैं उत्तराखंड से हूं तो मुझे अपनी चार धाम यात्रा ही याद आती है, बद्रीनाथ, केदारनाथ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप केदारनाथ यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा पर जाने से पहले आप यात्रा की पूरी तैयारी, आप कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, किस माध्यम से जाएंगे, फिर आप कौन कौन से कपड़े लेके जाएंगे, कौन सी दवाइयां, आवश्यक दवाइयां, सामग्री, कितने पैसे। कहने का मतलब पूरी योजना बना लेना, उसकी रूपरेखा बना लेना कि मैं एक रात यहाँ रुकूंगी, 2 रात यहाँ रुकूंगी, फिर मैं यात्रा करूंगी, फिर मैं लौट कर आऊंगी। तो इससे क्या होता है, काम सरल हो जाता है और हम लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। लक्ष्य इन द सेंस, हम अपनी यात्रा सफलता पूर्वक पूरी कर पाते हैं यदि हम एक अच्छी सी उसकी रूपरेखा बना लेते हैं। इसको एक और एग्जांपल से समझाऊंगी मैं तुम्हें। कई बार, खास तौर पे हमारी गर्ल्स स्टूडेंट, आप ध्यान दो। देखो, कई बार आप क्या सोचते हो, जब कभी बाजार से कपड़ा लाते हो, कपड़ा लाने के बाद आपको लगता है मैं सूट इस तरीके का बनाऊंगी, उसकी बाजू में इस तरह का डिजाइन, गले में इस तरह का डिजाइन होगा। फिर आप दर्जी के पास जाते हैं, वो पूछेगा कि गला कैसा बनाना है, सूट का डिजाइन तो आप दिखाएंगे, भैया सूट का गला ऐसा बनाना है, ये मैं फोटो लेके आई हूँ। तो ठीक दर्जी जो होता है, उसी के अनुरूप, बिल्कुल उसी के तरह वो कपड़ा तैयार कर देता है। तो कहने का मतलब, सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। शोध प्ररचना या रिसर्च डिजाइन, बच्चे कहते हैं किसी शोध की उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, मतलब किसी कार्य को करने से पहले उस कार्य की पूरी रूपरेखा बना लेना। जैसे प्रोफेसर मुखर्जी, यहाँ देखिए आप, ये मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। प्रोफेसर मुखर्जी के अनुसार शोध के उद्देश्यों के आधार पर अध्ययन विषय के विभिन्न पक्षों को उद्घटित करने के लिए पहले से ही बनाई गई योजना की रूपरेखा को शोध प्ररचना कहते हैं। जो मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि शोध के उद्देश्य के आधार पर अध्ययन विषय के विभिन्न पक्षों को उद्घटित करने के लिए पहले से ही बनाई गई योजना की रूपरेखा को क्या कहते हैं? शोध प्ररचना। तो बच्चों, शोध प्ररचना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? किसी भी घटना, किसी भी लक्ष्य का यथार्थ चित्रण कर देना। जैसे हम किसी समस्याओं के विकल्पों का पता लगाते हैं, ठीक है, नियोजन प्लानिंग जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। किसी कार्य को करने से पहले उसकी कार्य की रूपरेखा तैयार करते हैं। मैंने एक एग्जांपल और बताया था, विभिन्न हमारी सरकारें जो होती हैं, बहुत सारे विकास कार्यक्रम इंट्रोड्यूस करती है। मैंने तुम्हें लाइव क्लास में एक एग्जांपल दिया था, मध्य प्रदेश सरकार में अभी हाल ही में बीजेपी की सरकार आई है। ऐसा माना जाता है उन्होंने लाडली बहना योजना एक चलाई थी, उसमें महिलाओं के लिए ये योजना थी। इस योजना ने बीजेपी को जो वोट प्रतिशत था वो काफी ऊपर बढ़ा दिया, जिसके कारण उनकी जीत हुई। कहने का मतलब, सरकार भी जब कोई योजना चलाती है ना बच्चों, योजना को बनाने से पहले पे योजना के ऊपर रिसर्च करती है कि इस क्षेत्र में कितनी महिलाएं हैं, उनकी आवश्यकताएं क्या है, अगर हम योजना चलाएंगे तो उनको कितना लाभ मिलेगा, लाभ मिलने के बाद कितने लोग उससे सेटिस्फाई या संतुष्ट होंगे। कहने का मतलब, किसी भी कार्य को करने पहले, देखो मैंने यहाँ लिखा भी है, समाज कल्याण विकास कार्यक्रम के सफल संचालन में योग देना है। कहने का मतलब, जब किसी शोध प्रारूप के माध्यम से ऐसा पता लगाया जाता है तो उससे क्या होता है, कार्यक्रम के सफल होने का प्रतिशत, संभावना अधिक हो जाती है। तो ये है बच्चों शोध प्ररचना या रिसर्च डिजाइन। चलिए आगे चलते हैं हम।
बच्चों शोध प्ररचना के प्रकार हैं। सबसे पहले आता है अन्वेषणात्मक अथवा निरूपणात्मक शोध, जिसे कहते हैं एक्सप्लोरेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी। देखिए सबसे पहले सुनिए मेरी बात, जब किसी शोध का उद्देश्य किसी घटना के पीछे निहित कारणों को ढूंढ निकालना होता है, ध्यान से समझिए। जब कोई शोध किस कार्य के लिए किया जाता है, किसी घटना, घटना इन द सेंस कोई घटना घटित हो गई, उसके पीछे कारण को ढूंढ निकालना होता है, तो उसके लिए जो शोध किया जाता है उसे कहते हैं अन्वेषणात्मक। अन्वेषण, अन्वेक्षण, खोजना एक तरह से। मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था अभी हाल ही में, उत्तराखंड के सिलक्यारा उत्तरकाशी में एक टनल में दिवाली के दिन 41 मजदूर फंस गए थे। 41 मजदूरों को सफलतापूर्वक सरकार ने निकाल दिया। उसके बाद सरकार ने एक जांच समिति बैठाई। उस जांच समिति में बच्चों सरकार ने ये जानने का प्रयत्न किया कि इस घटना के पीछे क्या कारण थे, ये घटना क्यों घटित हुई और क्यों रेस्क्यू करने में सरकार को इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो कहने का मतलब, जब किसी शोध का उद्देश्य किसी घटना या परिस्थिति या समस्या के वास्तविक कारणों को ढूंढ निकालना होता है, उनकी प्रकृति को समझना होता है, तो जो उस शोध उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो शोध किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं अन्वेषणात्मक या निरूपणात्मक शोध, एक्सप्लोरेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे, देखिए आप लोग, जब शोधकर्ता किसी, यहाँ पर जब शोधकर्ता किसी सामाजिक घटना के पीछे छिपे कारणों को ढूंढ निकालता है ताकि किसी समस्या के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्ष के संबंध में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हो सके, तब अध्ययन के लिए जो शोध का सहारा लिया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, अन्वेषणात्मक या निरूपणात्मक शोध। मतलब कहने का मतलब किताबी परि वो है, लेकिन मैं मेरे शब्दों में अगर कहूं कि जब कोई घटना होती है, उस घटना के पीछे कारण, बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, बड़ी बड़ी आपदाएं आती हैं, बहुत सारे, जैसे मैं एक वेब सीरीज देख रही थी, द रेलवे मैन। हाँ, रेलवे मैन। उस वेब सीरीज में जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, उसके बारे में पूरा बताया गया। कहने का मतलब, जब कोई घटना घटित हो जाती है, उस घटना के पीछे छिपे कारणों को ढूंढ निकालना। जब पता चला कि ये घटना क्यों हुई, तो पता चला कि मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस थी, जो वहां की एक कार्बाइड फैक्ट्री, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जहरीली गैस का रिसाव हुआ, उसने आसपास के क्षेत्र में तबाही मचा दी। कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है, जब किसी शोधकर्ता किसी घटना के पीछे छिपे कारणों को ढूंढ निकालना चाहता है, जिससे समस्या के व्यवहारिक पक्ष को उजागर किया जाए कि लोग मरे क्यों, लोगों को सांस लेने में दिक्कत क्यों हुई, क्योंकि एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसने उस क्षेत्र में तबाही, उसके आसपास के क्षेत्र में तबाही मचा दी थी। तो जब किसी शोधकर्ता किसी घटना के पीछे छुपे कारणों को ढूंढ निकालना चाहता है, किसी समस्या के व्यवहारिक पक्ष को जानना चाहते हैं, तो जिस शोध का सहारा लिया जाता है उसे कहते हैं बच्चों अन्वेषणात्मक या निरूपणात्मक शोध। इस शोध के संबंध में जो सबसे पहले इसका स्टेप बताऊं यदि मैं तुम्हें, जब इस तरह का शोध किया जाता है, तो इस प्रकार के शोध का उद्देश्य किसी समस्या के प्राथमिक जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हाइपोथेसिस बनाई जाती है। हाइपोथेसिस यानी उपकल्पना। हाइपोथेसिस बनाना एक तरह से उपकल्पना बनाना, कि इस घटना के पीछे, जैसे मैंने भोपाल गैस त्रासदी बताई, तो उसके पीछे जैसे हाइपोथेसिस हो गया, इसके इतना के पीछे कोई ना कोई कारण है। कारण या तो हवा में प्रॉब्लम थी, या कोई गैस थी, या कोई बीमारी थी। मतलब एक तरह से हाइपोथेसिस बनाई, ये घटना क्यों घटित हुई, या तो गैस का रिसाव हुआ, या कोई बीमारी का फैलाव हुआ, या फिर कुछ हवा में जहरीली गैसें मिल गई थी। तो इस तरह की हाइपोथेसिस बनाई जाती है, जिससे अध्ययन, मतलब एक तरह से ड्राफ्टिंग करना। ठीक है, हंसराज नामक विद्वान ने बताया है कि अन्वेषणात्मक शोध किसी भी विशेष अध्ययन के लिए प्राकल्पना का निर्माण करने तथा उससे संबंधित अनुभव प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। तो ये है
यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट है, इस प्रकार के शोध विषय या समस्या का कार्य कारण संबंध ज्ञात हो जाता है, परिणाम स्वरूप घटनाओं में व्याप्त नियमितता एवं श्रृंखलाबद्धता को स्पष्टता से समझा जा सकता है। तो बच्चों, ये है अन्वेषणात्मक शोध। ठीक है, अभी आगे चलते हैं हम। अन्वेषणात्मक शोध को हम कुछ एग्जाम्पल से भी समझेंगे। देखो, अभी मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, इसके कुछ और एग्जाम्पल भी हैं, यहाँ मैंने दिया हुआ है। उदाहरण के रूप में हम यदि ये जानना चाहते हैं कि किशोरों एवं युवकों में विचलित व्यवहार, विचलित इन द सेंस अपराधी व्यवहार के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं, तो इसके लिए हमें अन्वेषणात्मक शोध का सहारा लेना पड़ेगा। यदि हम कहने लगे कि बच्चा बाल अपराधी बन रहा है, तो उसके लिए हमें जानना पड़ेगा इसके पीछे कारण कौन कौन से हैं। बच्चे की बुरी संगति, बच्चे की सौतेली माँ, या बच्चा मानसिक रूप से ग्रसित है, क्या कारण है। तो उसके लिए जो शोध आयोजित किया जाता है उसे हम कहते हैं अन्वेषणात्मक या निरूपणात्मक शोध प्रारूप। ठीक है, इसमें कुछ स्टेप होते हैं। स्टेप इन द सेंस, सबसे पहले रिव्यू ऑफ लिटरेचर हम कहते हैं, संबंधित साहित्य का अध्ययन। मतलब जब इस तरह के हमें कोई शोध करने पड़ते हैं तो हम देखते हैं कि बच्चे बाल अपराधी क्यों बनते हैं। इससे पहले कोई रिसर्च हुआ तो हमने एक रिसर्च में देखा कि जो सौतेली माँ है वो बच्चे के बाल अपराधी बनने के लिए बच्चे के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि उसका व्यवहार ऐसा रहता था, वो बच्चे को मारती पीटती थी, उसका ध्यान नहीं रखती थी। तो धीरे धीरे बच्चे ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए घर से चोरी करना सीखा, फिर वो उसकी आदत बन गई, तो आगे चलकर कहीं ना कहीं उसे अपराध करने में सुकून मिलने लगा। तो कहने का मतलब, सबसे पहले इस शोध, जो ये शोध है, अगर मैं तुमसे इस शोध की बात करूं, अन्वेषणा शोध, इस शोध में क्या होता है बच्चों, सबसे पहले संबंधित साहित्य का अध्ययन यानी रिव्यू ऑफ लिटरेचर, फिर अनुभव सर्वेक्षण भी किया जाता है, इसमें एक्सपीरियंस सर्वे उसको बोलते हैं। अनुभव सर्वेक्षण कहते हैं, यहाँ विषय से संबंधित अनुभव रखने वाले लोगों का पता लगाया जाता है। मतलब कौन लोग, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत से हमारी सोसाइटी में लोग ऐसे हैं, जैसे कुछ लोग वृद्धावस्था पे अध्ययन करते हैं, कुछ लोग क्रिमिनल्स पे रिसर्च करते हैं, कुछ लोग जो है तुमने देखा होगा मेडिसिन पे रिसर्च करते हैं, कुछ लोग आपदाओं पे रिसर्च करते हैं, कुछ लोग पर्यावरणविद है, जिसमें हमारे सुंदरलाल बहुगुणा जी, चंडी प्रसाद भट्ट जी, मेधा पाटकर आपने सुना होगा। तो ऐसे अनुभव सर्वेक्षण कहते हैं कि जिन लोगों ने को उसकी गहनता से जानकारी है, हम उनसे संपर्क स्थापित करें। देखो मैंने यहाँ लिखा भी है, जैसे अनुभव करने वाले लोगों का पता लगाना, अगर ऐसे लोगों का पता लगाना और उनका चुनाव करना, उनसे संपर्क स्थापित करना और उनके अनुभवों से लाभ उठाना इस शोध में आवश्यक माना जाता है। ठीक है, अब चलते हैं इसके अन्य प्रकार, शोध प्रारूप के अन्य प्रकार की तरफ। निरूपणात्मक या अन्वेषणात्मक शोध प्रारूप के बाद बच्चों आता है वर्णनात्मक शोध, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इसको बोलते हैं, वर्णन। वर्णन शब्द आपने कहाँ सुना है। जब मैं वर्णन शब्द तुम्हें अपनी बात करूं तो मैंने वर्णन जब मैं छोटी क्लास में थी, 4th 5th 6th में रही होंगी, तो हिंदी में एक पैराग्राफ दिया रहता था, तो उसमें लिखा जाता था इस पैराग्राफ की वर्णन सहित व्याख्या कीजिए, इस कविता की वर्णन सहित व्याख्या कीजिए। वर्णन कहते हैं डिस्क्रिप्टिव, मतलब जैसे अलंकार है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, कहने का मतलब ये तो एक पंक्तियां हो गई, फिर इसको विस्तार पूर्वक बताना है ना। तो वर्णन कहते हैं किसी चीज की व्याख्यात्मक विश्लेषण करना। या देखिए, वर्णात्मक शोध एक ऐसा शोध है जिसका उद्देश्य विषय या समस्या के संबंध में यथार्थ तथा वास्तविक तथ्यों को एकत्रित कर उनके आधार पर एक विवरण प्रस्तुत करना है। मतलब कहने का मतलब, वर्णात्मक शोध ऐसे शोध को कहते हैं बच्चों जिसका उद्देश्य, जो विषय होता है ना, विषय मतलब अध्ययन विषय, अध्ययन विषय या जो हमारे पास समस्या होती है, अध्ययन विषय या समस्या के संबंध में यथार्थ मतलब बिल्कुल सही सही तथ्यों और वास्तविक तथ्यों का एकत्रित करना, ठीक है, और उनके आधार पर एक विवरण प्रस्तुत करना होता है। तो उसे क्या कहते हैं, वर्णात्मक शोध। देखो हमारे जो जीवन होता है, हमारे डे टू डे लाइफ होती है, उससे संबंधित कई पक्ष ऐसे होते हैं कि जिनके संबंध में
पहले कोई अध्ययन नहीं किया गया। इसको मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाऊंगी। हाल ही में साइबर क्राइम, अगर मैं तुमसे बात करने लगूं, साइबर क्राइम बहुत ज्यादा अस्तित्व में है। अस्तित्व में इन द सेंस, आजकल लोगों ने साधारण अपराध करने बंद कर दिए हैं, साइबर क्राइम चल रहे हैं। मैं उत्तराखंड पुलिस की सदस्य हूँ और आए दिन मैं देखती रहती हूँ, मैं उत्तराखंड पुलिस से जुड़ी हुई हूँ बच्चों। तो मैं कई बार देखती हूँ साइबर क्राइम के ऐसे ऐसे मामले आते हैं कि, और ऐसे नहीं, उनकी संख्या दिन पर दिन, मतलब अब प्रतिदिन हजारों की मात्रा में फ्रॉड हो रहे हैं और केस पंजीकृत हो रहे हैं। तो जब भूतकाल में ऐसी कोई समस्या, ऐसा कोई विषय जिसका भूतकाल में कोई गहन अध्ययन नहीं किया गया हो, तो ऐसी समस्या का वर्तमान में मतलब जो होता है, उसे वर्णनात्मक शोध के लिए उपयुक्त माना जाता है। क्यों? क्योंकि उस समस्या के संबंध में विभिन्न पक्षों को देखा जाता है, उनके संबंध में जानकारी प्राप्त की जाती है, वास्तविक तथ्य और सूचनाएं एकत्रित की जाती है और फिर उन्हें हमारी जो जनता होती है उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ मैंने लिखा भी है, सामाजिक जीवन से संबंध विभिन्न पक्षों के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाए, वास्तविक तथ्य सूचनाएं एकत्रित की जाए और उन्हें जनता के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, इसका प्रमुख उद्देश्य है। मेन फोकस किस चीज पे होता है? जो वास्तविक तथ्य एकत्रित किए जाते हैं, वो जो तथ्य होते हैं वो वास्तविक होने चाहिए, ठीक है, और विश्वसनीय होने चाहिए, मतलब लोग विश्वास करें। कहने का मतलब, मैंने अभी अभी साइबर क्राइम बताया, मैंने साइबर क्राइम बताया और बताया कि लोगों की ही गलती से क्राइम होता है, इसमें पुलिस वालों की, आम जनता की कोई गलती नहीं है। आप अपना ओटीपी शेयर कर दे रहे हैं, आपसे आपको फोन आया कि आपने इतनी धनराशि जीती, ठीक है, आप ये बताइए, आप तुरंत बता देते हैं। तो इसमें ये आपकी गलती है, दूसरे व्यक्ति की गलती नहीं है। जानकारी का अभाव या फिर अनभिज्ञ होना, ये सब इसके रीजन हो सकते हैं। तो वर्णनात्मक शोध में क्या होता है? जो भी किसी घटना या समस्या के संबंध में आंकड़े एकत्रित होते हैं, आंकड़े वास्तविक हो और विश्वसनीय हो, ठीक है। तो उसे, अगर ये विश्वसनीय नहीं होंगे ना, तो मैंने यहां लिख रखा है, ये वैज्ञानिक होने के बजाय दार्शनिक होंगे। दार्शनिक इन द सेंस, कोई इन पे विश्वास नहीं करेगा। देखो यहां मैंने लिखा है, यदि हम जाति, समुदाय, समूह के सामाजिक जीवन के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है, ठीक है, किसी, और हमें उन्हें जानकारी प्राप्त करनी है, जैसे किसी जाति, किसी समुदाय, समूह के संबंध में कोई जानकारी नहीं है, तो उसमें हम क्या करते हैं? जानकारी प्राप्त करने के लिए विज्ञान की प्रविधियों को काम में लेते हैं। वास्तविक तथ्यों को एकत्रित करने जाने के लिए अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली का प्रयोग करते हैं और उसके माध्यम से आंकड़ों को एकत्रित करते हैं और फिर उसके जनता के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो वर्णनात्मक शोध एक ऐसा शोध होता है जिसमें घटना के संबंध में यथार्थ और वास्तविक तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके अन्य प्रकार की। बच्चों इसमें जो नेक्स्ट है वो है, यहाँ आप देख सकते हैं, प्रयोगात्मक शोध, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब तुम कहोगे कि सोशल साइंसेस में, जैसे इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, म्यूजिक, ड्राइंग, पेंटिंग, हिंदी, इंग्लिश, सोशियोलॉजी, इनमें तो लैब ही नहीं होती, तो हम रिसर्च कैसे करेंगे, प्रयोग कैसे करेंगे? तो बच्चों प्रयोगात्मक शोध उसी प्रकार को बताता है। जरूरी नहीं आपके लिए, नापने के लिए आपके पास स्केल हो, तोलने के लिए आपके पास बाट हो, तभी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। इनके बिना भी प्रयोग किया जा सकता है। वो कैसे, मैं अभी बताती हूं। प्रयोगात्मक शोध 3 प्रकार का होता है: पश्चात प्रयोग, पूर्व पश्चात प्रयोग और कार्यांतर तथ्य प्रयोग। सबसे पहले पश्चात प्रयोग। देखो पश्चात प्रयोग क्या होता है बच्चों? देखो यहां हमारे पास कोई लैब नहीं है, कोई स्केल नहीं है, कोई मेजरमेंट की इकाई नहीं है, हमारे पास एक विधि है जिसका नाम है पश्चात प्रयोग। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? सबसे पहले समान विशेषताओं वाले, प्रकृति वाले 2 समूह को चुना जाता है। जब भी मैं इसको पढ़ाती हूं तो मुझे मैस्लो और हर्ट्जबर्ग और फेडरिक विंसो टेलर और एल्टन मेयो, ये ध्यान आ जाते हैं। अब तुम कहोगे ये कौन दिया का नाम है? देखो बच्चों मैंने तुम्हें बताया था, मैंने पीसीएस की परीक्षा दी थी, यूपीएससी के एग्जाम दिए थे, और जब हम मुख्य परीक्षा लेते हैं तो समाजशास्त्र के साथ हमें एक अन्य और विषय लेना पड़ता था,
तब मैंने एक लोक प्रशासन विषय लिया था। लोक प्रशासन थोड़ा सा एल्टन मेयो को यहां समझाऊंगी क्योंकि कहीं ना कहीं वो इससे रिलेटेड है। तुम उसको गूगल में सर्च करके देखना भी, मुझे आज तक एल्टन मेयो मेरे दिमाग में छपा है। देखो एल्टन मेयो क्या कहता था बच्चों, एल्टन मेयो ने एक हाथोन प्रयोग का अध्ययन किया। उसने दो समूहों को चुना, टेलीफोन रिले केंद्र बनाने वाले दो कार्य समूह को सुना। ठीक है, एक समूह को तो उसने टाइम में बांध दिया कि तुम इससे पहले घर नहीं जाओगे, इतनी रोशनी में काम करोगे, ऐसे काम करोगे, तुम्हें कोई सुविधा नहीं देगी। दूसरे समूह को उसने सुविधाएं दी, टाइम मैनेजमेंट के लिए अपना वो टाइम मैनेजमेंट के दिया। ठीक है, पर उन्हें काम का चैलेंज दिया गया, आप इतने समय में काम पूरा करेंगे। तो कहने का मतलब जब दोनों कार्य समूह में यदि काम में दोनों का काम समय से पूरा हुआ या नहीं हुआ, काम सफाई से हुआ या नहीं हुआ, यदि दोनों समय में दोनों समूहों में कुछ भी डिफरेंसेस दिखाई देता है तो ये प्रयोगात्मक माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो मैंने यहां लिखा है, इसके अंतर्गत समान विशेषताओं व प्रकृति वाले दो समूहों को चुना जाता है, जिनमें से एक समूह नियंत्रित समूह, दूसरा प्रयोगात्मक समूह। एक को तो हमने प्रयोगात्मक समूह देखा और दूसरे को एक समूह नियंत्रित, मतलब जिसके ऊपर हमने कंट्रोल करा। नियंत्रित समूह में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं लाया जाता है, जबकि प्रयोगात्मक समय में एक बार के द्वारा परिवर्तन लाने का प्रयत्न किया जाता है। यदि प्रथम समूह दूसरे समूह से भिन्न हो जाता है तो उसी को उस परिवर्तन का कारण मान लिया जाता है। टोटली एल्टन मेयो की थ्योरी। मेयो कहते हैं कि उन्होंने टेलीफोन रिले केंद्र बनाने वाले दो समूहों को चुना। कुछ महिलाएं थी, कुछ महिलाओं को तो उन्होंने स्वतंत्रता दी कि अपनी मर्जी से काम करो, अपनी मर्जी से घर जाओ आओ, लेकिन काम समय पे पूरा करना। दूसरे समय को उन्होंने नियंत्रित कर दिया कि आप 8 घंटे रुकेंगे रुकेंगे, कहीं जाना नहीं है, इतनी रोशनी में काम करना है, ऐसे काम करना है। तो उन्होंने जब देखा कि जो, जहां तक मैं याद कर पा रही हूँ, काफी टाइम पड़े हुए हो गया, कि उन्होंने देखा कि दोनों समूह में जब उन्होंने कंपैरिजन करा, एक समय में तो उन्हें कोई अंतर नजर नहीं आया, लेकिन उन्होंने देखा कि काम की फिनिशिंग में अंतर आया। जिन्हें स्वतंत्रता दी गई वो काम बड़ी खुशी से कर रहे थे, और जिन्हें उन्होंने प्रतिबंधित कर दिया था, समय के दायरे में बांध दिया था, उनके काम में फिनिशिंग नहीं हुई। कहने का मतलब दो कार्य समूह को चुना जाता है, एक को नियंत्रित मतलब स्वतंत्र रखा जाता है, दूसरे को उन्हें एक्सपेरिमेंट किया जाता है। फिर यदि दोनों के कामों में कोई अंतर माना आता है या उनकी कार्य की दशाओं में अंतर आता है तो वहां उस परिवर्तन को उसका कारण मान लिया जाता है। इसे कहते हैं पश्चात प्रयोग। ठीक है, पश्चात प्रयोग। दूसरा है पूर्व पश्चात प्रयोग। पूर्व पश्चात प्रयोग बच्चों क्या है, पूर्व पश्चात में इसमें अध्ययन के लिए एक ही समूह का चुनाव किया जाता है। और इसमें क्या है, देखो मैं समझाती हूँ। इसमें एक ही समूह को लिया जाता है, एक समूह को लिया जाता है। जैसे एक समूह है काम कर रहा है, ठीक है, उन्होंने रोशनी को कम कर दिया, कम रोशनी में काम किया। फिर 2 घंटे बाद उनका रोशनी का असर देखने के लिए उन्होंने रोशनी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। यानी रोशनी करने से पहले और रोशनी करने के बाद उनके काम में कोई अंतर आया है। जैसे यहाँ मैंने तुम्हें उदाहरण भी दिया है, यहाँ मैंने लिखा है, परिवार में बच्चे के व्यवहार का अध्ययन सौतेली माँ के आने से पहले और सौतेली माँ के आने के बाद किया जाता है। कि सौतेली माँ के आने से पहले बच्चे का व्यवहार कैसा था और सौतेली माँ के आने के बाद बच्चे का व्यवहार कैसा है। अगर सौतेली माँ के आने के बाद बच्चे के व्यवहार में कुछ अपराधीपन देखा जाता है कि बच्चापन में अपराधीपन आ रहा है, बच्चा गलतियां कर रहा है, चोरी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके बाल अपराधी के व्यवहार को के लिए उसकी सौतेली माँ को उत्तरदायी मान लिया जाता है। तो इस टेक्निक को कहा जाता है पूर्व पश्चात प्रयोग। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। देखो अब तीसरा इसका पहला था प्रयोगात्मक शोध प्रारूप का पश्चात प्रयोग, दूसरा था पूर्व पश्चात प्रयोग, तीसरा है बच्चों कार्यांतर तथ्य प्रयोग। कार्यांतर तथ्य प्रयोग बच्चों क्या होता है, देखो इस प्रयोग तरह के जो शोध में होते हैं, ऐतिहासिक घटनाओं का मतलब जो घटना घटित हो चुकी है उसका पता लगाने के लिए किया जाता है। कैसे,
देखो, ऐतिहासिक घटनाएं, जो घटना घटित हो चुकी होती है, वो हमारे वश में नहीं होती, वो हो जाती है। तो उसमें दो समूहों को चुना जाता है, जिसमें एक समूह में वह घटना जिसमें अध्ययन करना है घटित हो चुकी है, और एक में जिसमें वह घटना घटित नहीं हुई है। यानी एक तरह से तुलनात्मक अध्ययन जिसे कहते हैं ना, कि आज से 50 साल पहले परिवारों की स्थिति और आज के समय में परिवारों की स्थिति, एकांकी, यदि हम अध्ययन कर रहे हैं एकांकी परिवार और संयुक्त परिवार में, ठीक है, आज से पहले 50 साल पहले किनकी संख्या ज्यादा थी, एकांकी परिवारों की और या संयुक्त परिवार की, और वर्तमान में किसकी संख्या ज्यादा है, एकांकी परिवारों की या संयुक्त परिवारों की। तो ऐसे अध्ययन को कहते हैं कार्यांतर तथ्य प्रयोग। कार्यांतर तथ्य प्रयोग, फिर से रिपीट करते हैं, इस प्रकार का प्रयोग किसी ऐतिहासिक घटना का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। ऐतिहासिक घटनाओं को दोहराना शोधकर्ता के वश में नहीं होता है। वे दो समूहों का चुनाव करता है। इसमें एक समूह वह जिसका घटना, जिसका अध्ययन उसे करना है, घटित हो चुकी है, जबकि दूसरा समूह जिसमें वह घटना घटित नहीं हुई है। इन दोनों समूहों को पुरानी परिस्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन करके पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि जिस समूह में यह घटना घटित हुई है वह किन कारणों से हुई है। संक्षेप में, ऐतिहासिक घटना चक्रों का प्रयोग कर वर्तमान घटनाओं या अवस्थाओं के कारणों की खोज करना ही कार्यांतर तथ्य प्रयोग होता है। तो ये था बच्चों शोध प्रारूप, अनुसंधान प्रारूप, शोध प्ररचना, अनुसंधान प्ररचना। इसके नाम से पजल मत हो जाना। ये मैंने आपको शोध प्ररचना, जिसे रिसर्च डिजाइन कहते हैं, इसके कई नाम हैं। अनुसंधान प्ररचना या अनुसंधान प्रारूप भी इसको बोलते हैं बच्चों, अनुसंधान प्रारूप, ये अनुसंधान प्रारूप, ठीक है। शोध प्ररचना, अनुसंधान प्रारूप या अनुसंधान प्ररचना, रिसर्च डिजाइन इसका वो होता है, रिसर्च डिजाइन। तो ये था रिसर्च डिजाइन, अनुसंधान प्रारूप और उसके प्रकार, अन्वेषणात्मक या निरूपणात्मक, वर्णनात्मक, प्रयोगात्मक। ठीक है बच्चों, चलिए इसको आप कर लेना। कुछ भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे चैट बॉक्स में पूछ लेना।